दोस्तों, आपके अपने चैनल ने खबर दिखाई थी कि एकनाथ शिंदे अचानक से राज ठाकरे से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। वो राज ठाकरे जो थोड़ी दिनों पहले उद्धव ठाकरे से मुलाकात करके आए थे। यह मुलाकात बीजेपी को बेचैनी पैदा कर देती है। दरअसल खबर सिर्फ यह नहीं थी कि एकनाथ शिंदे कूदकर शिवसेना के साथ जा रहा है। यह भी खबर है कि एकनाथ शिंदे के पास एक फोन कॉल पहुंचा था। वो फोन कॉल किसी और का नहीं था, वो एक ऐसा नेता का फोन कॉल था जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में भी खेला करा दिया था। भारतीय जनता पार्टी के अच्छे खासे वोट होने के बावजूद भी मोदी शाह के समर्थक यानी मोदी शाह के समर्थन वाला प्रत्याशी मुंह के बल गिर गया था। जी हां, यह नाम है नितिन गडकरी का। क्या नितिन गडकरी ने खेल कर दिया है? आरएसएस के इशारे पर जो हुआ है उसने बीजेपी की और मोदी शाह की और ज्यादा बेचैनी बढ़ा दी है। आज आपको दिखाने जा रहा हूं ये एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की मुलाकात के पीछे नितिन गडकरी हैं क्या। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको केवल महाराष्ट्र की राजनीति की कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले आरएसएस ने कैसा दाव चला है, जिसके बाद बीजेपी मोदी शाह गुट वाली हलकान हो गई है, बहुत परेशान है, टेंशन में चल रही है कि कहां से इतने वोट लाए जाएं जिसके जरिए अपनी साख अपनी इज्जत को बचाया जाए। हम आपको आंकड़ा पहले भी दिखा चुके हैं, आंकड़ा जाते जाते आज भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक तस्वीर देखिए। यही तस्वीर थी ना, एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल ये मुलाकात ऐसे सियासी गलियारे में हो जाना जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करीब आ रहे हो, हर कोई बेचैन था ये मुलाकात कैसे हो सकती है। हाँ, अगर उद्धव ठाकरे वर्सेस राज ठाकरे चल रहा हो और तब एकनाथ शिंदे मिलते तो समझ में भी आता, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक ही उद्धव ठाकरे। लेकिन जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की ये तस्वीर पहले ही सामने आ गई कि दोनों भाई मिल गए और इस मुलाकात ने पहले ही बेचैन किया बीजेपी को, और अचानक से एकनाथ शिंदे कैसे पहुंचे। बीजेपी तब भी थोड़ी बेचैन थी, थोड़ी कम, लेकिन तब और ज्यादा बेचैन हो गई जब खबर पता लगी कि नागपुर वाले एक नेताजी ने यह सब अरेंज किया था। नागपुर वाले नेताजी के कहने पर ही, आरएसएस के कहने पर यह मुलाकात हुई। पहले खबर देखिए। क्या वास्तव में गडकरी को एकनाथ शिंदे का फोन आया? क्या गडकरी बनेंगे बागियों के सरदार? बागियों के सरदार नहीं, वो पहले से ही नेतृत्व कर रहे हैं। बागी नहीं कहा जाएगा, मेरे ख्याल से बागी शब्द का इस्तेमाल तब किया जाना चाहिए जब आप पूरी तरह स्वतंत्र हो। दरअसल दो गुट है, एक गुट इधर है और एक गुट उधर। एक गुट है जो मोदी शाह वाला गुट है, जो पिछले 11 साल से 10 साल से कहूँ, 11 साल तो नहीं, अब 10 साल से मौज काट रहा था। और इधर वाला गुट 10 साल से एक तरीके से है तो सियासत में था, लेकिन वनवास पर था। यह आरएसएस का गुट है। ये दोनों ही गुटों में भिड़ा हुआ था। अब पिछले 1 साल से, जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, तब से थोड़ी जान में जान आई है आरएसएस गुट वाले सांसदों में। और यही एक वजह है कि अब नितिन गडकरी ने इसकी पूरी पतवार संभाली। पहले भी जब मोदी शाह का जलवा हुआ करता था तब भी नितिन गडकरी पीछे हटने वाले नहीं थे। वो तब भी ऐसे ऐसे बयान देते थे कि कई दफा तो खुद मोदी शाह नहीं समझ पाते थे इनका जवाब कैसे दिलवाया जाए। खैर, क्या गुजरात लॉबी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है गडकरी? जी हां, यह बात सच है। उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले देखिए, दरअसल अब यह लड़ाई इस बात की नहीं रह गई है कि इस्तीफा मांगा जाएगा, इस्तीफे का दबाव बनाया जाएगा, कोई सांसद छोड़कर जाएगा, वैसे नहीं। दरअसल उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के साथ एक सीधा संदेश मोदी शाह तक पहुंचाना है आरएसएस को कि अब हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, हम आपसे ये नहीं कहने जा रहे इस्तीफा दो, और हमारी तरफ से कोई संदेश नहीं दिया जा रहा। अब जब एक एक जगह अपने भारी भरकम सांसद होते हुए भी हार का सामना करना पड़ेगा तो उसके बाद अपने आप पता लग जाएगा, उसके बाद नैतिक दबाव बनेगा और छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब आपके गुट के जो सांसद हैं वही कम रह जाएंगे तो उसके बाद आपको जाना पड़ेगा ना, तो वो स्थिति बनाई जा रही है। इसीलिए शुरुआत हो रही है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से। खैर, सब लोग कहते हैं उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, मैं कहता हूं वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव से ही हो गई थी। और अब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के साथ ये देशव्यापी फजीयत होने जा रही है। देशव्यापी का मतलब ये कि आपके पास प्रचंड बहुमत है, उसके बावजूद आप अपने प्रत्याशी को चुनाव न जितवा पाए तो देश में इसका हल्ला हो रहा है। क्योंकि दरअसल देश की जनता है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के बारे में इतना नहीं जानती, वो इतना ज्यादा इसमें घुसती नहीं, क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, क्या करता है, क्या लेना देना। उपराष्ट्रपति को लोग जानते हैं, उनकी चर्चा दूर दराज के गांव में भी होती है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हार जीत की बात होती है तो उनको पता ही नहीं क्या है। वो तो कहाँ का प्रधान है, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का प्रधान होता है, कहीं पार्षद होता है ना, लेकिन उपराष्ट्रपति को लोग जानते हैं। वो व्यवहारिक चीज है जो लोगों के बीच चर्चा का विषय है। तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान आरएसएस एक संदेश भेजना चाहता है कि मोदी शाह की जोड़ी जो है वो कमजोर हो गई है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी नितिन गडकरी को दी है कि आप आरएसएस समर्थक जितने सांसद हैं उनके साथ बातचीत करते रहिएगा। अब देखिए
क्या महाराष्ट्र में गुजरात लॉबी के खिलाफ कोई नई खिचड़ी पक रही है और इसी वजह से गोदी मीडिया अचानक गडकरी पर हमलावर हो गई है? हम पिछले कुछ दिनों से देखिए हमलावर है ही है। मोटरसाइकिल वालों से टैक्स लिया जा रहा है, ये झूठी खबर दिखा देना, जैसा कि गडकरी का कहना है झूठी खबर थी। फिर NHAI के एक बयान आ गया था जाम पर, उसको गडकरी जोड़कर दिखाना। अभी एथेनॉल वाला मामला, जिस पर मैं कहता हूँ हो भी सकता है एथेनॉल को लेकर खेल किया जा रहा हो, लेकिन ये अचानक से क्यों निकला? अभी ऐसा क्या हुआ? एथेनॉल वाला मामला कोई ऐसा था भी नहीं, लेकिन पेड जो पैसा लेते हैं और पैसे लेकर पोस्ट करते हैं, उन्होंने लगातार सोशल मीडिया पर इसको लेकर पोस्ट करना शुरू कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हुई। क्या सचमुच गडकरी और शिंदे क्रॉस वोट की कोई गुप्त रणनीति बुन रहे हैं? यही कारण तो नहीं कि चाणक्य बेचैन है, क्योंकि ऐसी ही रणनीति उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में देखी थी। और सबसे बड़ा सवाल गडकरी ने आखिर ये क्यों कहा कि जो जनता को मूर्ख बना ले वही सबसे अच्छा नेता होता है? क्या ये सत्ता के खेल की सच्चाई का खुला ऐलान था या फिर किसी खास लॉबी को सीधा संदेश? ये स्पष्ट सवाल पूछा जा रहा है। चलिए, इसमें कुछ तस्वीरें जैसे मैंने आपको दिखाया कि गडकरी ने पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मुलाकात करते हैं, और इसके पीछे भी बताया जा रहा है गडकरी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये बताया गया है ठाकरे बंधुओं को कि अकेले अकेले कुछ नहीं हो पाएगा। बीजेपी, क्योंकि राज ठाकरे आजकल आप देख रहे होंगे बीजेपी के खिलाफ खोलकर बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे तो है ही है इंडिया गठबंधन में, लेकिन राज ठाकरे भी बीजेपी की पोल खोल रहे हैं। खबर यह है कि दोनों भाई के साथ आने के पीछे भी गडकरी हैं, इस तस्वीर के पीछे भी गडकरी हैं जो राज ठाकरे के घर पर मुलाकात करने गए थे। ये तमाम चीज़ें, और इन सब के बीच एक बयान और आ गया नितिन गडकरी का। बयान सुनिए, किस पर फिट बैठता है समझ जाएंगे। धर्म काज से मंत्री नेताओं को दूर रखें। धर्म काज से मंत्री नेताओं को दूर रखें। धर्म की आड़ में राजनीति समाज के लिए नुकसानदायक है। राजनीतिज्ञ यहाँ जहाँ घुसते हैं आग लगाए बिना नहीं रहते। सत्ता के हाथ में धर्म को देंगे तो हानि ही होगी, ये स्पष्ट वो कहते नजर आ रहा है। अब खुद समझिए, खुल्लम खुल्ला खेल खेला जा रहा है। अब भी संदेश और संकेत दिया जा रहा है कि थोड़ा संभल के रहिएगा। उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है ना, वो भारी पड़ने जा रहा है। जहाँ एक तरफ चंद्रबाबू नायडू पहले से ही आंखें तरेर रहे हैं, तो शिंदे को साथ लिया है नितिन गडकरी ने। वहीं महाराष्ट्र के, खास तौर पर चूंकि महाराष्ट्र के सांसदों का जिक्र कर रहा हूं, जितने भी महाराष्ट्र में बीजेपी के सांसद हैं वो क्रॉस वोटिंग करने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि उनकी जवाबदेही मोदी शाह से ज़्यादा आरएसएस के प्रति है। चूंकि आरएसएस का मुख्यालय ही नागपुर में है, वो नितिन गडकरी के प्रति ज़्यादा जवाबदेह नजर आते हैं। देखिए, एक और बयान आ गया इसी बीच जनसत्ता वाला, जिसका जिक्र अभी KP मलिक ने भी किया था। जो लोगों को मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता, नागपुर में बोले नितिन गडकरी। यानी कुल मिलाकर नितिन गडकरी ने मोर्चा खोल रखा है। और अब ये लड़ाई सीधे सीधे की नहीं है, इस संकेतों की लड़ाई है कि हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आप हमसे कुछ मत कहिए। समझदार है, समझ जाइए। जब कदम कदम पर फजीयत होगी और उसके बाद आप हटेंगे तो इतिहास आपको कैसे याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल वैसे ही स्टाइल है जैसे जगदीप धनखड़ के साथ हुई थी कि खबर ये थी कि उनको हटाया गया कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, महाभियोग लेकर आ रहे हैं। विपक्ष का महाभियोग तो फेल हो गया था, हम पर बहुमत है, हम लाएंगे, आप हटाए जाएंगे। आपको इतिहास कैसे याद रखिएगा, ध्यान रखिए। इसलिए अपनी इच्छा से खुद इस्तीफा देकर चले जाइए। और कुछ ऐसा ही मोदी जी के साथ होने जा रहा है क्या? नमस्कार।